हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों टेंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, टेंस के दौरान अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्टों का काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। जिन दोस्तों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि पहले वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख लें ताकि उनका किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न न रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं, यदि आप लोग कभी भी टेंस नहीं पढ़े हैं तो मैं वादा करता हूं यदि एक बार हमारे समस्त वीडियोस को आप लोग देख लेते हैं तो दोस्तों आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कह सकते हैं टेंस के सेकेंड पार्ट अर्थात पास्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को उसकी बनावट के आधार पर या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी प्रकार दोस्तों पास्ट टेंस को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो दोस्तों, भूतकाल से मतलब कह सकते हैं कि बीते हुए समय की घटनाओं के संदर्भ में बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले इसके चारों पार्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, पास्ट टेंस को इसकी घटित घटनाओं के आधार पर हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों, इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल पास्ट कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को क्या कहा जाता है? सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। और इसका दूसरा होता है पार्ट दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह देते हैं, है ना। इसका थर्ड पार्ट होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा और आखिरी पार्ट होता है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसके पास्ट टेंस के बेसिकली 4 पार्ट कौन कौन दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको क्रम वाइज एक एक पार्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की डिफिनेशन के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं, कह सकते हैं इस टेंस के सेंटेंस या वाक्यों के द्वारा किसी कार्य का पूर्ण होना या फिर किसी कार्य के संपन्न होने का बोध भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों के द्वारा किसी कार्य का पूर्ण होना या संपन्न होना। ठीक है दोस्तों, पूर्ण होना या संपन्न होना भूतकाल में, है ना, संपन्न होने का बोध भूतकाल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भूतकाल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको हम सेंटेंस वाइज अर्थात अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में इसका काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया था, उसी प्रकार से दोस्तों एक सीक्वेंस कह सकते हैं हम इसके ट्रांसलेशन को सीखने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, या फिर हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के ही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी पहचान की बात की जाए तो जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो दोस्तों यदि कोई भी हिंदी का वाक्य हो, ठीक है, कोई भी हिंदी का वाक्य हो दोस्तों, उसके अंत में जैसे ता था, ती थे, ता थे, ना, जैसे जाता था, जाती थे, जाते थे, ऐसा कुछ आ रहा है तो आपका क्या होगा दोस्तों? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और दोस्तों ये इतना ही नहीं, यदि आपका जो मेन वर्ब है उसके अंत में उसका जो आखिरी कह सकते हैं जो स्वर होता है, जैसे आ, ए, ई, जैसे गया, गई, गए,
अगर ये भी आ रहा है दोस्तों तो आपका वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहचान। ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है दोस्तों, ता था, ती थे, ते थे, ठीक है दोस्तों, ता था, ती था, जिसे जाता था, जाती थी, ठीक है दोस्तों, अथवा मुख्य क्रिया में आखिरी, ठीक है दोस्तों, आखिरी है अंतिम स्वर आ ए ई, ठीक है दोस्तों, आ ए ई आया हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहचान के बाद आइए अब सीखते हैं कि हम इसको सेंटेंस वाइज, अर्थात अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, जितने भी टाइप के दोस्तों सेंटेंस होते हैं उसकी बनावट के अनुसार हम उसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप का कर सकते हैं जो हमारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दोस्तों जो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है वो कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं, या फिर कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का पार्ट ही आपका क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के कह सकते हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ दोस्तों हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस टेंस में, अर्थात पास्ट टेंस के कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें दोस्तों हम किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ क्या यूज करते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय, ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, अर्थात सभी प्रकार के, ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, जो मुख्य क्रिया होती है उसके सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। देखो ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों, मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ सब्जेक्ट पहले लिखना है उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ना कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, पहले आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पे हमें सेंटेंस को रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, हमने अपना
पाठ याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जो आपकी जो वर्ब है याद करना, है ना, यही आपकी वर्ब है। इसके अंत में देख रहे हैं क्या आ रहा है, आ, कर लिया आ रहा है ना, जो कि एक स्वर है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, इसको पहचानने का दो तरीका है। एक तो ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, ये है तो भी वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। या फिर दोस्तों और एक चीज़ हमें देखना है कि जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसका अंतिम जो स्वर होता है, ठीक है दोस्तों, जो उसका अंतिम मात्रा होता है, यदि क्या आया हो, आ, ई, ए, अगर ये भी आया हो तो भी वो टेंस आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है ना। हमने अपना पाठ याद कर लिया। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में काफ़ी डिटेल में इसका अध्ययन किया है कि हमें किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है, किसी कह सकते हैं सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, पहले जाके उसके बेसिक को देखें, तब जो कि आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको फिर से देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट को पता करना होता है, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, उससे हम क्या करते हैं, कौन। ठीक है, कौन से प्रश्न करेंगे तो जो जवाब आएगा वही क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने अपना पाठ याद कर लिया, तो देख रहे हैं याद करना उसका काम है। तो दोस्तों कौन याद कर लिया, अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन याद कर लिया, तो आपका जवाब मिल रहा है कि हमने, अर्थात ये हमने जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम उसको पहले लिखेंगे। तो हमने का क्या होता है, वी होता है, वी मतलब हमने या हम सब होता है। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो दोस्तों काम क्या है, याद करना है। तो याद करने माने किसने होता है, इसकी वर्ब क्या होती है, लर्न होता है। लेकिन हमें दोस्तों लिखना क्या है, सेकेंड फॉर्म में लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा। ठीक है, LERNT, लर्नड। लर्न मतलब ये आपको कह सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड सेम होता है। ठीक है, तो वी लर्नड, हमने तो याद कर लिया, लेकिन क्या बताइए, याद करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने याद तो कर लिया, लेकिन क्या, अपना पाठ, है ना। तो अपना पाठ देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वी दिया है, तो दोस्तों वी के साथ हम अपने लिए या फिर पजेसिव, कौन सा पजेसिव का यूज करते हैं, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा आवर। ठीक है, यदि हमारा सब्जेक्ट वी है तो हमें अपने लिए कौन सा पजेसिव यूज करेंगे, आवर यूज करेंगे। ठीक है, तो आवर हो जाएगा। उसके बाद पाठ को क्या कहते हैं दोस्तों, लेसन। तो हमारा कह सकते हैं इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, वी लर्नड आवर लेसन, यानी हमने अपना पाठ याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं इस मकान में रहता था। ठीक है दोस्तों, मैं इस मकान में रहता था। देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस मकान में रहता था, यानी पास्ट की बातें बताई जा रही है, यानी बहुत पहले की बात बताई जा रही है। ठीक है, रहता था, रहता हूँ नहीं, रहता था, तो यानी पास्ट, यानी बीते हुए समय के बारे में बता रहा था। दोस्तों देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब क्या है, रहना। तो रहना जो दिया है, जिसे ये देख रहे हैं ना, ता था, यानी जिन कह सकते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थी, है ना, ता था, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या था, मेन वर्ब के अंत में आपका स्वर क्या आया था, आ आया था, लेकिन यहाँ पे ता था, तो भी आपका ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में है। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस है ना। ठीक है, तो आइए पहले सब्जेक्ट लिख, मैं इस मकान में रहता था। तो कौन इस मकान में रहता था, मैं रहता था, तो यानी आपका आई हो जाएगा, है ना। मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। उसके बाद दोस्तों काम क्या है उसका, रहना। तो रहने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, लीव होता है, LIV, लीव। लीव मीन्स रहना, लेकिन हमें लिखना क्या है दोस्तों, इसके कह सकते हैं थर्ड पार्ट, सॉरी दोस्तों सेकेंड फॉर्म को लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा,
यानी लीव का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या होता है, लिव्ड होता है। इसका कह सकते हैं पास्ट जो होता है वो लिव्ड होता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं इसका भी लिव्ड होता है, यानी दूसरा और तीसरा फॉर्म इसका सेम होता है। तो आई लिव्ड, मैं रहता तो था लेकिन कहाँ, इस मकान में, है ना। तो इस मकान में दोस्तों क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस मकान मतलब आपका पहले लिखना पड़ेगा मे की अंग्रेजी, जो क्या होता है, इन होता है ना। उसके बाद इन दिस हाउस, हाउस मीन्स क्या होता है, मकान या घर होता है ना। तो आई लिव्ड इन दिस हाउस मतलब मैं इस मकान में रहता था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैंने पहले से कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है दोस्तों, इससे समय की बचत होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने कल मुझे एक किताब दिया। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं जो वर्ब है देना, उसके अंत में क्या आया है, आ आया है, जो कि एक स्वर है। तो दोस्तों जब किसी कह सकते हैं कि वर्ब का जो आखिरी स्वर आ ई ए आया तो भी वो क्या होता है आपका, वो टेंस किस मतलब जो सेंटेंस किस टेंस में जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में जाता है। तो दोस्तों और दोस्तों इसमें क्या है कि देख रहे हैं कल आया है। तो दोस्तों जब हम पास्ट इंडेफिनिट के किसी भी पार्ट करता है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, अर्थात कोई भी पार्ट हो, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, हम कल के लिए यस्टरडे का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, कल के लिए क्या यूज़ करते हैं, यस्टरडे का, अर्थात बीते हुए समय के दिखाने के लिए हम यस्टरडे लगाते हैं। और दोस्तों वहीं पर जब दोस्तों फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, टुमारो का। ठीक है दोस्तों, आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका देख रहे हैं सेंटेंस क्या है, उसने कल मुझे एक किताब दिया। तो कौन मुझे किताब दिया दोस्तों, उसने, जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे मेल को प्रायोरिटी देंगे, है ना, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर को लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उसने कल मुझे एक किताब दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखना है कि हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, देना। तो दोस्तों देने का अंग्रेजी क्या होता है, गिव होता है। तो लेकिन हमें लिखना क्या है, पास्ट फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, गिव का गेव हो जाएगा। और थर्ड क्या होता है दोस्तों, गिवन होता है, उससे खैर मतलब नहीं है, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखना है। तो ही गेव, है ना, उसने मुझे मतलब उसने दिया, लेकिन क्या दिया दोस्तों, किताब दिया, ये भी ऑब्जेक्ट है, प्लस ये मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट है ना, दो दो ऑब्जेक्ट है। तो हम दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहले हम प्रोनाउन को लिखते हैं, है ना। तो ही गेव, मुझे क्या होता है, गेव मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही गेव मी, उसने मुझे तो दिया, लेकिन क्या दिया, एक किताब दिया, है ना। तो अ बुक। और कब दिया दोस्तों, यस्टरडे अर्थात कल, है ना। तो यस्टरडे लिख देंगे हम, यस्टरडे। तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों इस सेंटेंस का कि ही गेव मी अ बुक यस्टरडे, यानी उसने मुझे कल एक किताब दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ईश्वर ने हमें बचाया। ठीक है दोस्तों, कौन हमें बचाया दोस्तों, ईश्वर ने। तो ईश्वर की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, गॉड होता है ना, गॉड, ऑलमाइटी, तरह तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं ईश्वर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, गॉड सब्जेक्ट है, यानी बचाने का कार्य कौन कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, इस वजह से आपका गॉड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है, काम क्या है उनका, बचाना। तो बचाने का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है, सेव होता है ना। ऐसे भी सेव मीन्स बचाना होता है, लेकिन हमें सेकंड लिखना है तो क्या हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा, है ना। तो सेकंड और थर्ड सेव का कह सकते हैं सेम होता है। तो गॉड सेव्ड, है ना, ईश्वर ने बचाया, लेकिन किसे, मुझे, है ना, मुझे नहीं दिया दोस्तों, हमें दिया है। तो हमें का अंग्रेजी क्या होता है, तो दोस्तों वी उसका सब्जेक्ट होता है, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। तो दोस्तों हमें अर्थात अस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो गॉड सेव्ड अस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका अस था, इस वजह से उसकी इंग्लिश क्या होगी, अस हो जाएगा, अर्थात हमें का अंग्रेजी अस। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तो किसकी आंखें आंसुओं से भर गई दोस्तों, उसकी, अर्थात देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक तरह से जेंडर क्लियर नहीं है ना। फिर भी हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी मेल को देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, उसकी आंखें, देख रहे हैं ना, उसकी आंखें, ये आपका क्या है, साथ में कंबाइन है ना। कह सकते हैं कि ये जो उसकी दिया है ये आपका पॉजेसिव है, ये इसका नाउन है ना। तो दोस्तों जब कोई कह सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन आता है तो हमेशा अपने साथ क्या लाता है, कोई ना कोई नाउन जरूर लाता है। इस वजह से जब ही मान लीजिए सब्जेक्ट होता है तो हमें उसका पॉजेसिव लिखना है, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, है ना। और इसके बाद नाउन क्या दिया है, आंखें, तो हिज आईज। ठीक है दोस्तों, हिज आईज,
उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है क्या है, काम लिखना है। तो काम क्या है इसमें, भरना है ना। तो भरने का अंग्रेजी क्या होता है, FILL, फील। फील मीन्स भरना होता है। एक दोस्तों और फील होता है आपका ये, है ना। तो फील ये दोस्तों इसके माने महसूस करना है, अनुभव होता है, लेकिन FILL जो होता है वो आपका फील कर सकते हैं, वो आपका भरने के संदर्भ में आता है। तो हिज आईज है ना, तो पास्ट इसका क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, ठीक है। हिज आईज फील्ड है ना, उसकी आंखें तो भर गई, लेकिन किससे, आंसुओं से, है ना। आंसुओं से, आंसुओं के साथ, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, ठीक है। तो विथ आंसुओं, अर्थात आंसू अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, टीयर्स होता है ना। तो हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, ठीक है दोस्तों। आइए आखिरी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल है, सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। दोस्तों देख रहे हैं ना, जो वर्ब क्या है, पढ़ाना, उसके अंत में क्या आया, ती आया, थी, ती थी, यानी ऐसा भी चाहे ती थी, ता थे, ते थी, अगर ए भी आ रहा है तो भी आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट, या फिर वर्ब का आखिरी जो स्वर हो, आ ई ए हो, तो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस है, सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। वर्ब से अब कौन लगाएंगे तो तब सब्जेक्ट पता चलेगा। कौन मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी, सीता, यानी सीता इसका सब्जेक्ट है, पढ़ाने का काम कर रही है, तो सीता हो जाएगा। और काम क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है, बताइए, टीच होता है ना। टीच, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना, है ना। लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म लिखना है। तो थर्ड नहीं दोस्तों, सेकंड फॉर्म लिखना है, तो आपका टाट हो जाएगा, ठीक है। तो टीच से इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, टाट होगा। इसका थर्ड भी वही होता है, यानी सेकंड और थर्ड सेम होता है, ठीक है। सीता टाट, ठीक है। सीता पढ़ाती थी, लेकिन किससे, मुझे। मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट मुझे अंग्रेजी क्या होता है, मी होता है ना। तो सीता मुझे पढ़ाती तो थी, लेकिन क्या, इंग्लिश, है ना। अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश कहा जाता है ना, इंग्लिश, ENGLIS, यस। तो इसका कर सकते ट्रांसलेशन हो जाएगा, सीता टाट मी इंग्लिश। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि जो आपका पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वह आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस अर्थात नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, या फिर निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, किसी बात को या किसी तथ्य को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, अर्थात उस चीज़ को कहीं न कहीं नकारने का काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नकारात्मक सेंटेंस की बात की जाए दोस्तों, जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, यदि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ दोस्तों हमें क्या लिखना है, डिड नॉट लिखना है, ठीक है दोस्तों। अर्थात हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है प्लूरल, उसके साथ दोस्तों हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट। अर्थात हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इसमें डिड आ जाएगी, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही दोस्तों। और दोस्तों वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, उसके कर सकते हैं सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते थे और किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही आप पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आए तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट, और दोस्तों वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इस पॉइंट को हमें बेहद कर सकते हैं कि ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है दोस्तों, चाहे कह सकते हैं सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, ठीक है दोस्तों, डिड नॉट लगाकर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा ही दोस्तों। उसके बाद हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है दोस्तों। आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको डिड लिखना है, नेगेटिव है तो नॉट रहेगा ही दोस्तों। वर्ब का आपका क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, राजू अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल है, राजू अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं कि वर्ब जो है लिखना, उसके अंत में क्या आया है, तो पता चल रहा है ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का तो है, लेकिन और देख रहे हैं इसमें नेगेटिव भी है ना, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। तो दोस्तों जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, उसके साथ नॉट आ जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना कि सेकंड फॉर्म। वो हम सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड लगाते थे, लेकिन कह सकते हैं कि नेगेटिव में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको लिख लेते हैं दोस्तों। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू, यानी पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। तो राजू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राजू हो गया। उसके बाद हमें दोस्तों क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना। तो राजू डिड हो जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट, है ना। तो राजू डिड नॉट, काम क्या है उसका, लिखना। तो लिखने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, राइट होता है, WRIT, राइट। राइट मीन्स लिखना, लेकिन हमें लिखना क्या है, पास्ट फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म को। तो क्या हो जाएगा, रोट, है ना। तो राजू डिड नॉट रोट, राजू ने नहीं लिखा, लेकिन क्या, एक पत्र, ठीक है दोस्तों। तो एक पत्र क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है दोस्तों। ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। राजू ने एक पत्र नहीं लिखा, लेकिन किसको, अपने पिता को। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, है ना। उसके बाद अपने पिता को, अर्थात राजू है, सिंगुलर है, मेल है, तो दोस्तों उसके लिए हम पॉजेसिव क्या लगाते हैं, हिज हो जाएगा, है ना। तो हिज फादर, हिज फादर। इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, राजू डिड नॉट रोट अ लेटर टू हिज फादर, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, ठीक है दोस्तों। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, देख रहे हैं काम क्या है, बजाना। अंत में क्या आया, ई आया है, जो कि स्वर है वर्ब के अंत में, आ ई ए आए तो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो और देख रहे हैं कि नेगेटिव भी दिया है। तो दोस्तों आइए पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहे हमारा कर सकते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो उसमें पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो आइए सब्जेक्ट को पता करते हैं। तो घंटी किसने नहीं बजाई दोस्तों, चपरासी ने, यानी चपरासी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्यून कहा जाता है। तो द प्यून, है ना, प्यून मीन्स चपरासी होता है। और उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं, और नेगेटिव है तो नॉट रहेगा ही, है ना। और उसके बाद दोस्तों तो काम क्या है, बजाना। तो बजाने को हम क्या कहते हैं, रिंग। रिंग मीन्स क्या होता है, बजाना, RING, रिंग, है ना। तो रिंग, तो चपरासी ने नहीं बजाई, लेकिन क्या, घंटी, यानी ऑब्जेक्ट है, उसके नहीं बजाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट अर्थात घंटी पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घंटी की अंग्रेजी द बेल। बेल मीन्स घंटी होता है। तो आपका दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, द प्यून डिड नॉट रिंग दी बेल। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तो कह सकते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव होता है उसमें दो टाइप के सेंटेंस को पढ़ा जाता है। ये आपका फर्स्ट टाइप का था। तो आइए बढ़ते हैं इसके सेकेंड टाइप अर्थात दूसरे प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है उसकी बात किया जाए तो दोस्तों यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो और दोस्तों उसमें कभी नहीं आया है तो दोस्तों हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी नहीं की इंग्लिश क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो हमारी हेल्पिंग वर्ड जो कि हम इसके फर्स्ट टाइप के सेंटेंस डिड नॉट का यूज़ करते थे दोस्तों कह सकते हैं नेवर वाले या फिर कभी नहीं वाले सेंटेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग
नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी वर्ब की बात की जाए दोस्तों, इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज न करके दोस्तों इसमें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, यदि नकारात्मक वाक्यों में कभी नहीं, ठीक है दोस्तों, कभी नहीं आया हो तो हम नेवर का यूज करते हैं, यानी भी यार नेवर का, ठीक है दोस्तों, नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेवर का प्रयोग करते हैं तथा इसके साथ, ठीक, तो इसके साथ मतलब दोस्तों नेवर के साथ, है ना, डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है और बल्कि इसके साथ अर्थात नेबर के साथ, कह सकते हैं इसके साथ अर्थात नेबर के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म को, है ना, वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हम नेवर लिखेंगे वो दोस्तों क्या है, हमें मेन वर्ब से पहले लिखना है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, उसके बाद हमें नेवर लिखना है ना, वो भी वर्ब से पहले, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आइए इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं कभी देर से नहीं आया। ठीक है दोस्तों, मैं कभी देर से नहीं आया। तो दोस्तों देख रहे हैं वर्ब के अंदर में क्या है, आ ए ई आया है, तो पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी कौन सा है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव तो दिया है, लेकिन दोस्तों उसमें और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आया क्या है, कभी नहीं। तो दोस्तों जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नेगेटिव हो और कभी नहीं आया हो तो हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, नेवर का यूज़ करते हैं। और नेवर का यूज़ दोस्तों हम कर सकते हैं मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, देख रहे हैं कि मैं दिया है, तो मैं का अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है, आई होता है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, नेवर लिखना है, ना कि मेन वर्ब लिखना है, यानी मेन वर्ब से पहले में नेवर अर्थात कभी नहीं की अंग्रेजी लिखना है। तो आई नेवर, और काम क्या है दोस्तों, आना, तो आने का अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है ना, कम। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, कम केम कम, फर्स्ट और थर्ड सेम होता है और सेकेंड इसका केम होता है। तो आई नेवर केम, ठीक है दोस्तों, आई नेवर केम मतलब मैं कभी नहीं आया, लेकिन क्या, देर का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, लेट होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, लेट, LATE, लेट। तो आई नेवर केम लेट मतलब मैं कभी देर से नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आइए आज के वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, उसने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। ठीक है दोस्तों, आखिरी एग्जाम्पल है, उसने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। तो दोस्तों वर्ब के अंत में ई आ रहा है ना, तो पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट का है। और दोस्तों इंडेफिनिट का तो है, लेकिन इंडेफिनिट में भी क्या है, नेगेटिव है ना, देख रहे हैं कभी नहीं आया है। तो दोस्तों नेगेटिव में भी कौन सा, कभी नहीं, दूसरे टाइप का कर सकते हैं। तो दोस्तों जब नेगेटिव कभी नहीं आया तो हम क्या करते हैं, नेवर लिखते हैं उसके लिए। आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों उसने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, कौन कोई चीज़ नहीं चुराया, तो दोस्तों उसने, यहाँ पे कह सकते हैं जेंडर क्लियर नहीं है, इस वजह से हम क्या लिख देंगे, ही हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट क्या होगा, ही, उसके बाद कभी नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे जो कि नेवर होता है, ही नेवर। और काम क्या है दोस्तों, चुराना। तो चुराने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों बताइए, स्टील होता है, STEAL, स्टील मीन्स चुराना होता है। लेकिन हमें लिखना क्या है, सेकंड लिखना, तो स्टॉल हो जाएगा, स्टील स्टॉल, स्टॉलन, है ना। तो ही नेवर स्टॉल,
उसने कभी नहीं चुराया, लेकिन क्या, कोई चीज़, यानी एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कोई चीज़ या कोई वस्तु, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज पास्ट इंडेफिनिट के कह सकते हैं उसकी परिभाषा, उसकी पहचान के साथ साथ हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने आज पढ़ाने का प्रयास किया है वो चीज़ आपको पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।